तो हेलो मेरे क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको भी 2026 में हिंदी का पेपर देना है ना, तो आज मैं आपका हिंदी में पूरे के पूरे 20 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th हिंदी के टॉप 50 यानी कि 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। बस इन 50 क्वेश्चन को पढ़ लेना, इससे बाहर बच्चों कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। एक एक ऑब्जेक्टिव को मैं बताऊंगा, एक एक बहुविकल्पीय प्रश्न को बताऊंगा। आपको बताया कि 10th हिंदी में स्टार्टिंग में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा उसका 20 नंबर फिक्स है, ये मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि हर साल मैं ये वीडियो बच्चों को देता हूं। लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। तो क्लास 10 हिंदी 2026 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर आज हम कंप्लीट करेंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हमारी फैमिली लगातार बढ़ रही है। जितनी फैमिली होगी उतना हमें अच्छा लगेगा और उतनी अच्छी अच्छी क्लासेज हम आपको देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो भैया, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से होगा। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। बताओ इसमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। शायद आपको पता हो अगर आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा। ऐसे 50-50 क्वेश्चन करके मैं पूरे ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, टेंशन मत लेना। पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा के। भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ना, ये बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंख बंद करके टिक कर देना। अभी मैं बीच में आपसे क्वेश्चंस भी करूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे गारंटीड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं और आते हैं, वही क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। बताओ इसमें से कौन है जो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार तीनों के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान से समझना, बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। भैया रामचंद्र शुक्ल जी जो है ना, ये हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार भी हैं, आलोचक भी हैं और इतिहासकार भी हैं। इन चारों में से चलो भैया समझ में आ रहा है। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न जो हिंदी के होते हैं ना, इनको अगर आप सिर्फ एक बार अच्छे से ध्यान से देख लोगे ना पूरा क्लास, आपको सारे क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ये फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं है भैया जिसमें आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। बहुत इजी होता है, सिर्फ एक बार देखना होता है ध्यान से। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं मन आपका कहीं अलग लगा है। ठीक है, चलो भैया, अगर खुद को प्रूफ करना है, देखो हाई स्कूल जो है बच्चों ना, एक ऐसी क्लास है जिसमें आप 95% प्लस ला सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट में जाएंगे ना, थोड़ा सा टफ होता जाएगा चीजें। ठीक है, तो अभी आपके पास मौका है कुछ कर दिखाने का। आपके पास मौका है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। सिंदूर की होली, बताओ इसके रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या हरिकृष्ण प्रेमी। बताओ फटाफट आंसर दो। देखो इसके जो नाटककार हैं वो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, यानी कि गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीसरे का गा वाला ऑप्शन 100% सही होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लो।
संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? बताओ, संस्कृति और सभ्यता इसके निबंधकार कौन है? बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है ये। रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? भैया संस्कृति और सभ्यता जो है ना, ये श्याम सुंदर दास जी का निबंध है। तो खा वाला ऑप्शन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बस आप देखते जाओ, दिमाग में बैठता जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा, क्योंकि दैट्स द हिंदी। पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन देख लो बच्चों, 5 नंबर। दीप जले शंख बजे, इसके लेखक कौन है? दीप जले शंख बजे, इसके रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी या देवेंद्र सत्यार्थी? अरे भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। दीप जले शंख बजे, इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। आंख बंद करके टिक कर दो ऑप्शन नंबर का। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, मैं लफ्जों में कैसे बयां करूं भैया, मेरे पास शब्द नहीं है। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी अल्लाह खां, वैद्यनाथ मिश्र? अरे भैया अमृत राय जी हैं कलम के सिपाही के रचनाकार। तो 6 का वाला ऑप्शन सही होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार सर जी तो आंसर बताते जा रहे हैं, चलो छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे। देखो बाद पे कभी मत टालना बच्चों, ना कल कभी आया है ना आएगा। जैसे आप कहते हो कल पढ़ लूंगा, कल आएगा वो भी आज हो जाएगा। आज है जो प्रेजेंट में, उसमें जियो, कल पर भरोसा मत करो। और जो बच्चे किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं यार, किस्मत में होगा तो पास हो जाएंगे भैया। आप कुछ लिखेंगे ही नहीं, कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, तो किस्मत आपका साथ कैसे देगी? किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। तो मेहनत करो भैया। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चावाड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 आ गए हम लोग। लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है? लहरों के राजहंस, इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, प्रेम घन, गुलाब राय या रामधारी सिंह दिनकर? सिंपल सा है, मोहन राकेश जी हैं। फटाफट टिक कर लो। लहरों के राजहंस, इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। ठीक है, चलो बच्चों 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? बताओ इनमें से कौन है जो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? यात्रा साहित्यकार, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? भैया राहुल सांकृत्यायन जी जो है ना, जिनका वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे, ये जो है ना, ये प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, आंसर जरूर दीजिएगा। बताओ अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? अजात शत्रु, इस नाटक के रचनाकार कौन है? फटाफट इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे अब चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देख लो। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखर एक जीवनी, ये एक उपन्यास है और इसके लेखक आखिर हैं कौन भैया? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या अज्ञेय जी? अरे सिंपल है, अज्ञेय जी हैं हमारे शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक, अज्ञेय जी। अब आप कहेंगे सर जी अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो अभी नाम सुनना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इतना बड़ा नाम है, ठीक है। चलो बड़ा नाम है तो इन्होंने नाम भी बड़ा किया, ठीक है। नाम में क्या रखा है भाई? 10 नंबर पे आ जाओ। 10, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? बताओ। अनंत आकाश पता है किसी को? अगर पता हो ना, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं, आप फटाफट आंसर पहले ही दे दिया करो। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टूडेंट। मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, आपको आंसर कमेंट कर देना, ओके। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद या यशपाल? अरे भैया जयप्रकाश भारती जी हैं। अनंत आकाश के जो रचनाकार है ना, वो है हमारे जयप्रकाश भारती जी। सिंपल सा है, टिक कर दो। देखो कोई चीज अगर आप पढ़ोगे ना, एक बार पढ़ोगे, देख लोगे, तभी तो वो आपका दिमाग उसको
कैप्चर कर पाएगा। अब आप सोचो कुछ पढ़ो भी ना और दिमाग काम कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना है? बताओ झूठा सच जो है ये किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास या नाटक? भैया ये उपन्यास है, नॉवेल। तो झूठा सच जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। सिंपल है। अब देखो झूठा सच यार कैसे पॉसिबल है। चलो 12 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ चुके हैं बच्चों। नीड़ का निर्माण फिर ये किस विधा की रचना है? बताओ नीड़ का निर्माण फिर ये किस विधा की रचना है? कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है या निबंध है? भैया ये आत्मकथा है, खा वाला ऑप्शन सही है। नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा विधा की रचना है। आंख बंद करके ऑप्शन लिख देना, बिल्कुल सही है, टिक कर देना। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, तितली कृत की विधा है। तितली, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब किसका उपन्यास है भैया? जयशंकर प्रसाद जी का। तो तितली किस विधा की रचना है? कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक? ये उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती, इरावती जो है इनकम्प्लीट थी, ये रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। सिंपल है। ओके चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 14, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? बताओ भारत दुर्दशा ये किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या एकांकी? भैया एकांकी है। भारत दुर्दशा जो है ये एकांकी विधा की रचना है। सिंपल सा आंसर है। चलो 15 नंबर पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। क्वेश्चन नंबर 15, स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा है। देखो विधाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो स्मृत की रेखाएं ये किस विधा की रचना है? 15 नंबर। ठीक है तो देखो जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण या नाटक? ये संस्मरण है। स्मृत की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये सब संस्मरण विधा की रचनाएं। ठीक है एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, जैसे आप किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का जीवन परिचय पढ़ते हो ना, तो उनकी रचनाओं को तो पढ़ते ही हो, उनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे आपका मित्रता चैप्टर है रामचंद्र शुक्ल जी का, ममता है जयशंकर प्रसाद जी का, तो आप इनका जीवन परिचय पढ़ोगे, रचनाओं को पढ़ोगे ही। ठीक है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। 16, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बताओ इसमें से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है? संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश या इंद्रजाल? भैया संस्कृति के 4 अध्याय जो है ना ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 16 का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? देखो झूठा सच जो है इसके लेखक कौन है? अभी पूछा गया था झूठा सच किस विधा की रचना है, अब इसके लेखक पूछ लिया गया। ठीक है तो यशपाल, कमलेश्वर, राग्ये राघव या चतुरसेन शास्त्री? भैया का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यशपाल जी। झूठा सच जो उपन्यास है ना इसके जो लेखक हैं वो हैं कौन? यशपाल जी। तो का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलो बच्चों 18 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। रूस में 25 मास इस यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? रूस में 25 मास इस यात्रा वृत्त रचना के लेखक कौन है? ये यात्रा वृत्त विधा की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी या राम वृक्ष वेणीपुरी? भैया ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। रूस में 25 मास ये रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्यार। ठीक है चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। 19, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? अब ये क्वेश्चन देखो फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या करेंगे यार, वो कहेंगे देखो उपरोक्त सभी आता तो उस पर टिक कर देते, का और खा दोनों आता तो उस पर टिक कर देते। अब देखो किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं? भैया विष्णु प्रभाकर जी जो हैं वो ना तो भारतेंद्र युग के लेखक हैं, ना तो छायावादी युग, ना ही द्विवेदी युग के, वो आधुनिक युग के लेखक हैं जो ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, टिक कर दो आंख बंद करके, विश्वास करके। ठीक है
आंसर सही है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। मतलब किन 4 भागों में सम्मिलित नहीं है? हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के भागों में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? 4 नहीं होगा यहां पे, भागों में सम्मिलित नहीं है। मेरी आत्म कहानी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, या नीड़ का निर्माण फिर। भैया ये जो मेरी आत्म कहानी है ना, ये सम्मिलित इसमें नहीं है। चलो बच्चों 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? अब इसमें बताने की जरूरत है? मैंने अभी बताया कि भैया जयशंकर प्रसाद जी का आप लोग रचनाओं को पढ़ लेना, जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, इन सब के लेखक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। बता ही दिया आखिर भैया, तो चलो जयशंकर प्रसाद जी पे टिक कर देते हैं। अब अगर मैंने आंसर बता दिया तो एक क्वेश्चन यहां पे भी बनता है। चलो बताओ, कामायनी नहीं, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक और क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी, ये आप बताएंगे दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं। कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए। 22 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, कृति कंकाल के लेखक कौन है? मतलब कृति कंकाल, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कृति और कंकाल दोनों को एक में पढ़ लेते हैं। नहीं बच्चों, यहां पे पूछा जा रहा है कि कृति कंकाल के लेखक कौन है? कृति रचना, कंकाल रचना के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, या मैथिली शरण गुप्त। भैया जयशंकर प्रसाद जी हैं। कंकाल, तितली, इरावती, मैंने बताया था ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। चलो बच्चों 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, रस मीमांसा के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जाकर देख लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो, बुक उठा लो, कुछ भी उठा लो, ये क्वेश्चन लगातार आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, या जयप्रकाश भारती। भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक, तो का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो बच्चों 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? सेवा सदन बताओ कौन है? जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। भैया आंख बंद करके टिक कर देना प्रेमचंद जी को, ठीक है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद जी। चलो बच्चों 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंच परमेश्वर, यह कहानी किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, प्रेमचंद जी, यशपाल जी, या जैनेन्द्र कुमार जी। भैया प्रेमचंद जी की कहानी है पंच परमेश्वर, ठीक है। चलो हो गया, समझते जा रहे हो। देखो भैया कोई फिजिक्स नहीं है ना तो ये केमिस्ट्री है कि मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं। यहां पे समझाना कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ, काम खत्म करो, थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। 26, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत जी की है? ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, या छड़दा। भैया युगवाणी जो है ना, ये सुमित्रानंदन पंत जी की फेमस रचना है, तो यहां पे टिक कर दो, काम खत्म में भाई, ठीक है। चलो 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बताओ दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में, 1951 में, 1979 में, या 1985 में? तो 27 का खास सही होगा 1951 में। एक क्वेश्चन यहां पे बनता है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक, और ये क्वेश्चन बनता नहीं है, इसका मैं आंसर भी बता देता हूं, 1943 है। देखो 43 में ता और आता है, तार में भी ता और आता है, तो ये ट्रिक है आंसर याद रखने का। ओके चलो बच्चों 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। इसमें से कौन से कवि हैं जो प्रगतिवाद के हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ना काफी पूछे जाते हैं, मैंने देखा है मेजॉरिटी में यही क्वेश्चंस आते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, या जगदीश गुप्त। भैया इसका का वाला ऑप्शन सही है, शिवमंगल सिंह सुमन। इनमें से जो शिवमंगल सिंह सुमन जी है ना, ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं।
कई युग हैं, प्रगतिवादी है, छायावादी है, ऐसे ऐसे हैं, जो भी हैं देखा जाएगा। 29 पे आ जाओ बच्चों। 29 पे भारतेंद्र युग की समयावधि है। भारतेंद्र युग जो है ये कब से कब तक थी, इसकी समय अवधि क्या है? सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, सन 1919 से 1936 ईस्वी तक, या सन 1800 से 1828 ईस्वी तक। तो 29 का खा वाला ऑप्शन सही है बच्चों। सन 1868 से 1900 ईस्वी तक है भारतेंदु युग की समय अवधि। तो 29 का खा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो बच्चों 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30। धीरे धीरे हम चल रहे हैं और टेंशन मत लेना भाई, मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे अगर चल दिए हो। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर पढ़ोगे तो भाई टॉपर तो बनना ही बनना, या अच्छा परसेंटेज तो आएगा ही। और गुमराह तो वो हैं, मतलब प्रॉब्लम में तो वो हैं जो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किए हैं। ठीक है, आप तो पढ़ रहे हैं, ब्रिलियंट हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, बताओ इसमें से कौन सी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है? ग्राम्या उन्हीं की रचना है, स्वर्ण धूल भी उन्हीं की है, युगांत भी उन्हीं की है। कामायनी जो है ये उनकी रचना नहीं है, कामायनी तो जयशंकर प्रसाद जी की है भैया। ठीक है, तो ये कामायनी जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है ही नहीं। चलो भैया 31 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31। छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है? छायावादी युग की मुख्य विशेषता क्या है? युद्धों का सजीव वर्णन नहीं भैया, वीरगाथा काल में है। यथार्थ चित्र नहीं, भक्ति की प्रधानता नहीं, ये भक्ति काल की है। प्रकृति का मानवीकरण, जी बिल्कुल, सौंदर्य और प्रेम और प्रकृति का मानवीकरण जो है ना, ये छायावादी युग की प्रमुख विशेषता है। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये सब छायावादी युग के कवि हैं, याद रखना। ठीक है, चलो बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। हाँ यहां पे देखो भैया, ऑप्शन ऊपर नीचे है, ध्यान देना। 32 प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? का है रस पर आधारित ग्रंथ, गा है नवीन उपमानों का प्रयोग, खा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, घा है इनमें से कोई नहीं। तो ये खा को भैया यहां पे ले आइएगा, गा को यहां पे ले आइएगा, कुछ भी हो सही आंसर पता होना चाहिए। तो 32 का हमारा ये गा वाला ऑप्शन सही होगा। अगर इस टाइप से देखें तो खा है, इसको गा पे ले आइएगा और यही सही है। नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता जो है नवीन उपमानों का प्रयोग है, उपमानों का प्रयोग है। चलो बच्चों 33 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मीरा जो थी, मीरा जी जो थी ना, पहले वो श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी दीवानी थी, भक्त थी। ठीक है, मतलब मीरा गाना सुना होगा आपने। ठीक है, तो मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार आधुनिक युग की मीरा की बात की जा रही है तो मीराबाई होंगी क्योंकि इसमें मीरा आ रहा है। अरे नहीं भैया, इसके जो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंख बंद करके टिक कर देना भैया। 34 पे चलते हैं। 34। निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या महादेवी वर्मा को? भैया मैथिली शरण गुप्त जी को ही राष्ट्र कवि के नाम से भी पुकारा जाता है, राष्ट्र कवि भी इनको कहा जाता है। सिंपल सा है, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। 35 पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। 35। तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है? मतलब तार सप्तक के जो 7 कवि हैं ना, उसको राहों के अन्वेषी किसने कहा? नागार्जुन ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, अज्ञेय ने, या रामविलास वर्मा ने? भैया अज्ञेय जी ने कहा। तार सप्तक के 7 कवियों को राहों के अन्वेषी अज्ञेय जी ने पुकारा। अज्ञेय जी का पूरा नाम मैंने बता ही दिया है। ठीक है, चलो भैया 36 पे आ जाए बच्चों। 36 चल भाई चल। 36 वाला क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी। द्विवेदी युग की काला अवधि है, मतलब द्विवेदी युग की समय अवधि क्या है? कब से कब तक ये द्विवेदी युग था? चलो
का है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, खा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, गा है 1971 ईस्वी से आज तक, और घा है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। तो 36 का खा वाला ऑप्शन सही होगा। आंख बंद करके टिक कर देना। देखो जो द्विवेदी युग की समय अवधि है ना, द्विवेदी युग को 1900 से 1918 ईस्वी तक का जो समय था ना, वो द्विवेदी युग के अंतर्गत आता था, वो इसकी काल अवधि है। चलो बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 37, आंगन के पार द्वार, इसके रचयिता कौन है बताओ। आंगन के पार द्वार, इसके लेखक कौन है पता है? चलो, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। बताओ, शॉर्टकट लिखा है सा ही वा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, शॉर्टकट है। गजानन माधव मुक्तिबोध, राम नरेश त्रिपाठी। भैया आंगन के पार द्वार जो रचना है ना, वो अज्ञे जी की है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। चलो बच्चों आ जाते हैं 38 पे। भैया 38, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? देखो तार सप्तक मैंने बताया, ये तीसरा सप्तक है। कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, या 1979 ईस्वी में? भैया 1959 में प्रकाशित हुआ। 1951 में दूसरा सप्तक, 1943 में तार सप्तक, 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। समझ में आ गया? चलो बच्चों 39 पे आ जाओ। 39, राम की शक्ति पूजा, इसके रचनाकार कौन है बताओ फटाफट। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा है महादेवी वर्मा, गा है रामधारी सिंह दिनकर, घा है सुमित्रा नंदन पंत। भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं राम की शक्ति पूजा के रचनाकार। देखो एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ना, कुछ बच्चे होंगे जो 10-15 क्वेश्चन देख के चले गए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 4-5 क्वेश्चन देख के भाग गए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तक प्रेजेंट में देख रहे हैं। आप ही टॉपर हो भाई, क्योंकि कंसिस्टेंसी है आपके अंदर। एक टॉपर के अंदर ना कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। देखो पढ़ने के लिए टाइम टेबल तो मुझे लगता है लगभग 70-80% बच्चे बना लेते हैं, उसको फॉलो कितने बच्चे कर पाते हैं? सिर्फ 5-10%। मतलब कंसिस्टेंसी सभी बच्चों के अंदर नहीं होती। टाइम टेबल बना लिए, 1-2 दिन खूब एक्साइटमेंट में फॉलो करेंगे, फिर जाओ भाड़ में छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। किसी भी चीज को अगर प्राप्त करना है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ठीक है, बाज की तरह नजर होनी चाहिए। चलो भैया 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? बताओ कौन है जो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं ये भारतेंदु युग के कवि हैं, प्रगतिवादी युग के नहीं है। एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, आज मैं आपको जो इसमें बता रहा हूं ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहा हूं जो कि हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य से हैं। बाकी जो ग्रामर के व्याकरण के क्वेश्चंस आते हैं उसको मैंने नहीं लिया। मतलब 10 नंबर आपका कंप्लीट होगा आज। ठीक है, चलो बच्चों 41 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? बताओ इनमें से कौन से कवि हैं जो रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं? केशवदास, घनानंद, ठाकुर, या इनमें से कोई नहीं? भैया केशवदास जी जो है ना, ये रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। का वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। चलो बच्चों बढ़ते चलो आगे आगे, रुकेंगे नहीं कदम जब तक है दम। 42, रीतिकाल के कवि हैं। इसमें से कौन से कवि हैं जो रीतिकाल के कवि हैं? नागार्जुन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या मतीराम? मतीराम जी जो है ना ये रीतिकाल के कवि हैं। आंख बंद करके टिक कर देना, सही हो जाएगा। मतीराम जी जो है इनमें से मतीराम जी रीतिकाल के कवि हैं। चलो बच्चों 43 पे आ जाओ। 43, ठीक है। घनानंद किस काल के कवि हैं? ये काल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। घनानंद किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीति काल के, भक्ति काल के, या आदि काल के? भैया रीति काल के कवि हैं घनानंद जी। घनानंद जी रीति काल के कवि हैं। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर। चलो बच्चों 44 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? बताओ आधुनिक काल पूछा जा रहा है। अब आप लोग दिमाग लगा लो। ऑप्शन क्या है? 1850 से 1900 तक,
खा है 1900 से 1920 तक, गा है 1919 से 1938 तक, घा है 1843 से वर्तमान तक। भैया आधुनिक काल का मतलब जो आधुनिक में चल रहा हो, तो घा वाला ऑप्शन सही है, इतना दिमाग लगा लो। 1843 ईस्वी से अब तक है आधुनिक काल। ओके चलो बच्चों 45 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 45, गंगा लहरी रचना है, किसकी रचना है गंगा लहरी? पद्माकर की, विहारी की, भूषण की या मतीराम की? भैया पद्माकर जी की रचना है गंगा लहरी। 45 का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके चलो बच्चों 46 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? बताओ इसमें से रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है, जिनकी रचनाओं में वीर रस ज्यादा देखने को मिलता है? देव, घनानंद, भूषण या बिहारी? ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों गा वाला, भूषण जी हैं। भूषण जी रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। अगर आप इनकी रचनाओं को पढ़ोगे ना थोड़ा सा टफ लगेगा, कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है चलो भैया, शायद केशव जी को कहा जाता है। चलो 47 पे आ जाओ। 47, हाँ यहां पे भी कोई ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बिहारी हैं, खा, यहां पे खा रहना चाहिए, खा केशवदास, गा भूषण, घा मतीराम। तो 47 का खा सही होगा, मतलब केशवदास जी हैं। इसको आप ऊपर कर देना और गा वाले को नीचे ले आना। ठीक है तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास जी। ओके हो गया, चलो समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रिका। चलो 48 पे आ जाओ बच्चों। 48, भूषण किस युग के कवि हैं? अब ये भी क्वेश्चन आ गया, अभी भूषण जी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अब ये किस युग के कवि हैं ये पूछा जा रहा है भाई। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल? तो सिंपल है भैया रीतिकाल। भूषण जी जो हैं ये रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। चलो भैया 49 पे आ जाओ। 49, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। केशवदास जी किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रयोगवादी? भैया 49 का वाला ऑप्शन सही है, रीतिबद्ध। ठीक है तो केशवदास जी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। चलो बच्चों 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ हमारे बहुविकल्पीय में। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? बताओ काव्य की प्रकृति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 1, 5, 3, 6? अरे भैया 3 धाराएं, मतलब काव्य की प्रकृति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट। ठीक है तो हो गया ऑब्जेक्टिव, मतलब आपके जो 50 ऑब्जेक्टिव थे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के, वो फाइनली कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक। तो भैया आज का जो क्लास है वो फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 10th हिंदी के टॉप 50 यानी कि 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा। आप लोग प्यार बनाए रखें, ऐसे जो हिंदी व्याकरण के बहुविकल्पीय, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय सब मैं लेकर आऊंगा, बस प्यार बनाए रखें। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।